Good morning, student. As all of you know that the last topic of this chapter is going on, and we have already discussed the last topic, key theories of motivation, in our previous session. Today we are going to start our third theory of motivation, which is given by MC Gregor. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो है बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 4 मोटिवेशन का लास्ट टॉपिक जो है वो चल रहा है, और इस टॉपिक के अंदर हम ऑलरेडी दो जो थ्योरीज है मोटिवेशन की उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक तो थी अब्राहम मैस्लो की नीड और हियरार्की थ्योरी, दूसरा जो था वो था हमारा हर्ट्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, वो भी हम देख चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं तीसरे नंबर की थ्योरी पढ़ने वाले हैं, एक्स एंड वाई थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, जिसको MC ग्रेगर ने दिया था। अब इस थ्योरी के अंदर MC ग्रेगर ने क्या कहा था? इस थ्योरी के अंदर MC ग्रेगर ने ऑर्गेनाइजेशन के जो सारे लोग हैं उन सभी लोगों को 2 कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो डिवाइड कर लिया था, और वो कैटेगरी जो थी वो थी एक्स एंड वाई कैटेगरीज़। और उन्होंने बोला था कि एक मैनेजर अगर उनको एक्स और वाई कैटेगरीज़ के लोगों की समझ होगी तो उसको ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना आसान हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि एक्स कैटेगरीज़ में कौन से लोग आते हैं और वाई कैटेगरीज़ में कौन से लोग आते हैं। एक्स कैटेगरीज़ में जो है वो नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव बिहेवियर वाले जो लोग होते हैं वो एक्स कैटेगरी के अंदर आते हैं, और वाई कैटेगरी के अंदर जो पॉजिटिव अप्रोच वाले जो भी लोग हैं वो वाई कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है। और डगलस मैकग्रेगर ने कहा था कि अगर किसी मैनेजर को ये पता है कि एक्स कैटेगरीज़ के लोग कौन से हैं और वाई कैटेगरीज़ के लोग कौन से हैं, तो उसको एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसको मोटिवेट करना जो है वो आसान हो जाएगा। उसके लिए आसान हो जाएगा उनके एटीट्यूड को समझना और उनसे काम निकलवाना। अब सवाल ये उठता है कि एक्स कैटेगरीज़ के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं और ये क्या क्या करते हैं, और वाई कैटेगरीज़ के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं और ये क्या करते हैं। एक्स कैटेगरीज़ में जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि नेगेटिव अप्रोच वाले, नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग आते हैं, और ये वो लोग होते हैं जिसको सबसे पहला जो है ये लोग जो हैं वो द एवरेज ह्यूमन बींग्स हैज़ एन इनहेरेंट डिसलाइक ऑफ वर्क। एक्स कैटेगरीज़ के अंदर वो लोग आते हैं जिसको कोई काम ऑर्गेनाइजेशन में करना पसंद नहीं है, मतलब इनका एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई सा भी फेवरेट टास्क नहीं है, इनको सारे काम जो है बेकार लगते हैं और हमेशा जो है ये काम से भागने की कोशिश करते हैं। दूसरा दे आर लेक एम्बिशियस। ही नहीं, उसको दे कर लेना, दे आर लेक एम्बिशियस। लेक एम्बिशियस का मतलब कि ना तो इनका फ्यूचर को लेकर कोई गोल होता है, ना ही इनका फ्यूचर को लेकर कोई विजन होता है। तीसरा, दे डिसलाइक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इनको हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना पसंद है। अगर इनको कोई ज़िम्मेदारी कोई ऑर्गेनाइजेशन देती है तो ये उस ज़िम्मेदारी से भागने की कोशिश करते हैं। चौथा, दे आर सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब ये जो है ये लोग मतलबी लोग होते हैं, मतलब इनको खाली पैसों से मतलब है, इनके ऑर्गेनाइजेशन के काम काज से कोई लेना देना नहीं, इनको ऑर्गेनाइजेशन के गोल से कोई लेना देना नहीं है। ये खाली काम करने आते हैं, वो सिर्फ पैसों के लिए, जैसे इनका पैसा मिल जाता है इनका मतलब निकल जाता है, इनको आगे कोई ऑर्गेनाइजेशन से मतलब नहीं रहता। उसके बाद है अगला, दे रेसिस्ट टू चेंज। रेसिस्ट टू चेंज का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई नया चेंज आता है तो ये उस चेंज को अपनाने से मना कर देते हैं। इनको जो है पुरानी तकनीकों, ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं उन पर ही इनको काम करना पसंद है, मतलब जो पुराना तरीका जो है उस पर ही इनको काम करना जो है वो पसंद है। उसके बाद है दे मस्ट बी परसुएडेड। परसुएडेड का मतलब होता है इनको हमेशा मनाना पड़ता है। कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब क्या होता है, इनको फोर्स करना पड़ता है। एंड वॉर्न का मतलब या फिर इनको डराना धमकाना पड़ता है हमेशा, किसके लिए, काम के लिए। और लास्ट है दे वर्क फॉर मॉनेटरी गेन, कि हमेशा जो है वो पैसों के लिए काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो था एक्स कैटेगरीज़ के एम्प्लॉयज़ की बात। वाई कैटेगरीज़ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जस्ट इनके अपोजिट होते हैं। वाई कैटेगरीज़ में जो एम्प्लॉयज़ आते हैं वो पॉजिटिव थिंकिंग वाले एम्प्लॉयज़ आते हैं। वाई कैटेगरीज़ के अंदर वो लोग आते हैं जिनको दे लाइक टू डू वर्क और एन्जॉय देयर वर्क। वाई कैटेगरीज़ के अंदर वो लोग आते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोज़ आकर काम करना पसंद है और ये अपने काम को एन्जॉय करके हमेशा अपने काम को करने की कोशिश करते हैं। इनको अपने जो काम काज है उनसे जो एक तरीके का अफेक्शन होता है। उसके बाद दूसरा, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट चेंजेस। जैसे कि हमने वाई कैटेगरीज़ के अंदर देखा था कि उनको चेंजेस
अपनाना पसंद नहीं है, लेकिन वाई कैटेगरीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको चेंजेस अपनाना पसंद है। वो जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चेंज हो रहा है वो चेंज हमारे फ़ायदे के लिए है। उसके बाद दे आर एम्बिशियस। एक्स कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ में हमने देखा था कि वो एम्बिशियस नहीं थे, मतलब उनको फ्यूचर को लेकर कोई गोल वगैरह नहीं था। लेकिन वाई कैटेगरीज़ के जो लोग होते हैं, वाई कैटेगरीज़ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, यानी उनका कोई फ्यूचर को लेकर कोई गोल होता है, कोई विज़न होता है, एंड आर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हमने ये भी देखा था कि एक्स कैटेगरीज़ के एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं है, मतलब वो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। लेकिन वाई कैटेगरीज़ के लोग ऐसे लोग होते हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद है। उसके बाद दीज एम्प्लॉयज़ आर सेल्फ मोटिवेटेड। वाई कैटेगरीज़ के जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, मतलब हमेशा अपने काम को लेकर वो मोटिवेटेड रहते हैं। किसी मैनेजर को उनको अलग से मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे आर दीज आर देयर आर दीज एम्प्लॉयज़ मेक्स मैक्सिमम यूज़ ऑफ देयर कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वाई कैटेगरीज़ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये हमेशा अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑर्गेनाइजेशन को काम करने की या एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये थे एक्स कैटेगरीज़ के एम्प्लॉयज़ और वाई कैटेगरीज़ के एम्प्लॉयज़। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इस बार जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट लगती है, हो सकता है ये भी एक एग्ज़ाम में इस बार देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, और लास्ट थ्योरी जो है वो है हमारी विलियम आउची की जेड थ्योरी। अब जेड थ्योरी जो है मोटिवेशन की, ये दी थी विलियम आउची ने। ठीक है, अब विलियम आउची ने क्या करा था, विलियम आउची ने जो है वो बताया था कि आजकल जो जापान और अमेरिका की जो कंपनी जो है, जो आज इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, वो क्या रीज़न्स हैं, क्या वजह हैं जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो उसके बेसिस पर उन्होंने कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं, जिसके बेसिस पर बता रखा है कि इन चीज़ों की वजह से जो है आजकल जापान और अमेरिका की जो कंपनियां जो हैं वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है। पहला पॉइंट जो है वो है लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट का मतलब जापान और अमेरिका की जो भी कंपनियां हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को लाइफ टाइम की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराती है। मतलब जापान और अमेरिका की कंपनी के अंदर से किसी भी एम्प्लॉयज़ को इतनी आसानी से नहीं निकाला जाता, भले से वहाँ पर डिप्रेशन का पीरियड आ जाए तब भी उनको नहीं निकाला जाता, या रिसेशन आ जाए, डिप्रेशन आ जाए, तब भी वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को नहीं निकाला जाता, मंदी का दौर आ जाए कहने का मतलब, तब भी वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन से नहीं निकाला जाता। जैसे कि आजकल हमारी लॉकडाउन की वजह से हम हमारे इंडिया के अंदर देख रहे हैं कि बहुत सारी फर्म्स ऐसी हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है टर्मिनेट करना जिन्होंने चालू कर दिया है। लेकिन जापान और अमेरिका की कंपनी में कैसी भी सिचुएशन आ जाए वहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो कंपनियाँ टर्मिनेट नहीं करती, और वहाँ पर जो है एम्प्लॉयज़ को सिलेक्शन के प्रोसीजर का, कि उस ऑर्गेनाइजेशन में उसको जॉब मिल जाए, उसकी भी एक अलग स्टेज है। वो 2-3 स्टेजेस से उसको होकर गुजरना पड़ता है, जब जाकर उसको है जापान और अमेरिका की जो कंपनियाँ हैं वहाँ पर उसको जॉब ऑफ़र होती है। दूसरा जो पॉइंट है वो है सिलो इवैल्यूएशन एंड प्रमोशन। जापान और अमेरिका की कंपनी में किसी भी एम्प्लॉयज़ को एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर फ्रिक्वेंटली प्रमोट नहीं किया जाता। वहाँ पर जो प्रमोशन जो बेस्ड होता है वो दो चीज़ों पर बेस्ड होता है। पहला जो है वो है एक्सपीरियंस, और दूसरा जो है लीडरशिप क्वालिटी। जिस बंदे में एक्सपीरियंस होगा और लीडरशिप क्वालिटी होगी उसी बंदे को जो है वो आगे चलकर प्रमोट करते हैं। तीसरा जो है कैरियर पाथ। जापान और अमेरिका की जो कंपनीज़ हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के कैरियर के बारे में भी सोचती हैं। वो चाहती हैं कि उनकी वर्कर्स जो है उनका भी फ्यूचर आगे चलकर और ब्राइट हो, तो उसके लिए वो क्या करती है, उनके लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है टाइम टाइम पर कंडक्ट करवाती हैं, ताकि जो उनकी स्किल्स जो है उनकी स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव कर सके और वो अपने काम को और आसानी से कर सके और फ्यूचर में उनके डेवलपमेंट की चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उसके बाद जो है एम्फासिस ऑन ह्यूमैनिटी। एम्फासिस ऑन ह्यूमैनिटी का मतलब जापान और अमेरिका की जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपने एम्प्लॉय से ह्यूमन जैसा ट्रीट करती है। मतलब ऐसा नहीं कि जापान और अमेरिका की कंपनी अपने एम्प्लॉय से काम पे मशीनों की तरह काम लेती है, नहीं, वहाँ पर क्या करती है, वो एम्प्लॉय से इंसानों की तरह काम लेती है। ठीक है, और जितना काम उनसे लेती है उसके बदले उनको उतना रिवॉर्ड वगैरह भी वो देती है, उतनी सैलरीज़ वगैरह भी देती है। अगर वो एक्स्ट्रा काम देती है तो उसके बदले एक्स्ट्रा सैलरी भी देती है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हमने जो कैरियर पाथ देखा था उसी की तरह ही है, तो उनको डेवलपमेंट करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ का वो ट्रेनिंग वगैरह, कोचिंग वगैरह उनको प्रोवाइड कराती रहती है।
उसके बाद जो है अगला कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, जापान और अमेरिका की जो कंपनियां हैं, जब भी वो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती हैं तो उस इम्पोर्टेंट डिसीजन में वो क्या करती है, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके भी सजेशंस को मांगती है, खासकर उन मसलों में जो उनसे रिलेटेड हैं, जो एम्प्लॉय से रिलेटेड है। जब जापान और अमेरिका की कंपनी जब कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करती है, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को भी कंसिडर करती है एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिसीजन, तो ज़्यादा चांसेस क्रिएट हो जाते हैं एम्प्लॉयज़ के अच्छा परफॉर्मेंस करने के, ऐसा विलियम आउची का मानना है। तो ये 6 रीज़न है जिसकी वजह से विलियम आउची ने कहा था कि जापान और अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो आज के दौर में इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल इन चीज़ों की वजह से है। तो ये था हमारा मोटिवेशन का चैप्टर, जो यहीं पर जो है ख़त्म होता है।